अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं चित्रा आज सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूँ खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियाँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। हरी पत्ती हेतु धनिया की उन्नत किस्में और वैज्ञानिक तकनीक से बुआई। मछलियों के घातक रोग की पहचान एवं उपाय। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई हरी पत्ती के लिए धनिया की खेती करना चाहते हैं, वो उससे अधिक पैदावार तभी ले सकते हैं जब वो हरी पत्ती के लिए धनिया की उन्नत प्रजातियों का चुनाव करके वैज्ञानिक तरीके से बुआई करें। तो हरी पत्ती के लिए धनिया की उपयुक्त प्रजातियां कौन कौन सी हैं और बुआई की वैज्ञानिक तकनीक क्या है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं आरएयू पूसा मधुबनी के वैज्ञानिक डॉक्टर हरि प्रसाद मिश्रा। किसान भाई, जैसा कि आप जानते हैं, धनिया की खेती मुख्य रूप से पत्ती के लिए या बीज के लिए की जाती है। ये मौसम आपका है, इसमें आप पत्ती वाली किस्मों की खेती कर सकते हैं जो मुख्य रूप से पत्ती के लिए ही तैयार की जाती हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि धनिया की हरी पत्ती की मांग बाजार में वर्ष भर होती है और इसकी खेती किसान वर्ष भर कर सकते हैं। तो जो किसान इस समय धनिया की हरी पत्ती के लिए बुआई करने जा रहे हैं, तो उन्हें किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, इसके लिए मिलते हैं। तो आप इसका चुनाव कर लें और इसको जब आप खेत तैयार करेंगे, एक चीज़ ध्यान देना है कि आपका जो खेत होगा ऊंचा होगा, क्योंकि बरसात का समय है। अगर अभी लगाते हैं तो निश्चित रूप से छायादार जगह में न लगाएं और ऐसी भी जगह नहीं लगाएं जहां पर बहुत तेज़ धूप का असर हो, जल जमाव की बिल्कुल संभावना नहीं हो, पानी आपका वर्षा का आया और तुरंत निकल जाए। भूमि के चुनाव के बारे में बात करें तो पत्ती वाली धनिया की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, किंतु दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम होती है। किसान पत्ती के लिए धनिया की कौन सी अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का चुनाव करें, तो इसके लिए जानते हैं। लगाना चाहते हैं धनिया की, तो पंत हरितिमा किस्म है जो ये रोग रोधी भी है और ये बहुत ही अच्छी इसकी पत्ती होती है, उपज भी अच्छी होती है। धनिया की पत्ती की अधिक पैदावार के लिए कितनी मात्रा में बीज लें, इस हेतु सुझाव के लिए मिलते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 18 से 20 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी बुआई के लिए। धनिया की पत्ती हेतु खेती के लिए खेत की तैयारी की बात है, तो इसके लिए प्रथम जुताई मिट्टी पलट हल से करते हैं। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर से करते हैं। खेत को समतल करने के लिए पाटा अवश्य चलाएं, जिससे बुवाई के लिए मिट्टी भुरभुरी हो जाए। तो आप अच्छी तरह तैयार कर लें, कंकड़ पत्थर वगैरह अगर कुछ भी है तो निकाल दें, घास पात नहीं रहना चाहिए और समतल कर लें। किसान भाइयों, धनिया की खेती में पत्तियों की अधिक पैदावार के लिए खाद एवं उर्वरकों का प्रबंधन करना आवश्यक होता है। तो इसके लिए बुवाई के 1 माह पूर्व कंपोस्ट खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। आइए अब बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन के बारे में। तो इसके लिए मिट्टी जांच के बाद उर्वरक का प्रयोग करना लाभप्रद रहता है। यदि मिट्टी परीक्षण नहीं हो पाया है तो इसके लिए एसएसपी 200 किलोग्राम, एमओपी 50 किलोग्राम
तथा यूरिया 110 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है, जिसमें यूरिया की अधिक मात्रा तथा फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा बुवाई के समय खेत में प्रयोग करें। शेष यूरिया को 20 दिन बाद खड़ी फसल में डालें। धनिया की फसल को कीट व रोगों से बचाने के लिए बीजोपचार करना आवश्यक होता है, परंतु इसके लिए किसान कौन सी दवा को लें तथा कैसे बीज को उपचारित करें, इसके लिए मिलते हैं। तो आप अच्छी किस्म को ले करके अगर संभव हो तो इस बीज को उपचारित कर लें। उपचारित किससे करेंगे? बाविस्टीन दवा मिलती है, जिसको आप जानते होंगे। 2 ग्राम बाविस्टीन को 1 किलोग्राम बीज में मिला करके इसको उपचारित कर लें और उपचारित करने के बाद ही इसकी बुआई करें। जानते हैं आप कि इसको थोड़ा सा साबुत नहीं बो करके इसको 2 दाना बना लेते हैं और 2 दाना बनाने के बाद भिगो करके फिर अगले दिन इसकी बुआई करना ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरी बात है, आप उसको छिटकवा नहीं करके आप लाइन में लगाएं। लाइन में इसकी बुआई करें। बीज की बुआई करने के लिए आप 1 फीट की दूरी पे लाइन बनाएं और 20 सेंटीमीटर कोशिश करें कि पौधों से पौधों की दूरी 10 से 20 सेंटीमीटर रहे। अगर आप बीज के लिए नहीं तैयार करते हैं तो लाइन की दूरी कम भी कर सकते हैं। अगर आप 30 सेंटीमीटर की जगह आप 15 से 20 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं और पौधे की दूरी 10-10 सेंटीमीटर कर सकते हैं। फिर लाइन बना करके उसमें बीज की बुआई करें। बहुत गहरा नहीं होना चाहिए, जिससे बीज जर्मिनेशन में कोई दिक्कत नहीं हो। अगर केवल पत्ती के लिए करते हैं तो अभी भी बुआई इसकी आप कर सकते हैं। जहाँ तक फसल प्रबंधन की बात आपको, क्योंकि अगर सिंचाई नहीं होगी तो निश्चित रूप से पौधे सूख जाएंगे। किसान भाइयों, आज के समय में कोई भी फसल कीट व रोगों के प्रकोप से अछूती नहीं है, अतः धनिया की फसल को कीट व रोगों के प्रकोप से कैसे बचाएं, इसके लिए क्या सुझाव हैं, आइए जानते हैं। खड़ी फसल में कभी कभी बीमारी लगती है तो उसके बचाव के लिए इंडोफिल दवा 2.5 ग्राम और बाविस्टीन 1 ग्राम पर लीटर पानी में मिला करके 10 से 15 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव करते रहें, तो जो बीमारी कोई लगने की संभावना होगी वो नहीं लगेगी। तो आप कीड़ों की से बचाव के लिए मालाथियान का आप छिड़काव करें। 1.5 से लेकर के 2 ml पर लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव आप करें अगर कीड़ा के लगने की संभावना हो रही है तो। अगर ऐसा आप करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी पत्ती मिलेगी और बाजार में अच्छा भाव मिलेगा उसका। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारियां, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, जल संसाधनों के हिसाब से देखा जाए तो अपना राज्य बिहार देश में 12वां स्थान रखता है और राज्य में मीठे जल की उपलब्धता भी ज्यादा है। इससे मछली पालन व्यवसाय करना काफी सरल और आसान है और प्रदेश के कई किसान भाई इस व्यवसाय से जुड़े भी हैं। लेकिन मछली तालाबों के कुप्रबंधन के चलते मछलियां कई घातक रोगों की चपेट में आ जाती हैं और किसान भाई जानकारी के अभाव में इन रोगों का सही समय पर नियंत्रण नहीं कर पाते, जिससे व्यवसाय कभी कभी घाटे में भी चला जाता है। इसीलिए मछलियों में होने वाले रोगों की जानकारी होना मछली पालक के लिए बेहद जरूरी है। तो किसान भाइयों, मछलियों में कौन कौन से रोग होते हैं और इनकी रोकथाम किस तरह से करनी है, आइए जानते हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय जिला पटना के डॉक्टर संजीव कुमार से। मछलियों में जो बहुत सारी बीमारियां होते हैं उसके बहुत सारे वजह ये हो सकते हैं, जैसे कि जो पानी का गुणवत्ता ठीक नहीं हो, पानी का तापमान ठीक नहीं हो, जो आहार दिया जाता है उसमें कुछ खराबी रह जाए, तनाव भी एक वजह हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे संक्रमण वाले बीमारियां हैं। तो ऐसे में बीमारियों का एक विस्तृत जानकारी और
ये भी जानना जरूरी है कि एक बीमार मछली को कैसे पहचानें। तो जब आप मछली पालन कर रहे होते हैं तो आपको मछलियों को देख के आप समझ सकते हैं कि मछली अभी बीमार चल रही है। उसमें देखना ये है कि जो उनका तैरने का जो तरीका होता है वो बदल जाता है। जो उनके फिन्स होते हैं, पंख होते हैं, वो शरीर के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे उनका मल द्वार, मल से गंदा सा दिखता है, उनका असमान व्यवहार देखने को मिलेगा उनका। तो इस तरह से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी मछली बीमार है। अब आपको ये जानना है कि बीमारी इस मछली में क्यों हुआ है। तो इसके लिए जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज हैं। उदाहरण स्वरूप बैक्टीरिया में होने वाला एक लाल कीट बीमारी है, मुंह कवक बीमारी है, तपेदिक बीमारी है, ड्रॉप्सी है, विब्रियोसिस है। ये कुछ प्रमुख बीमारियां हैं। तो लाल कीट जो बीमारी है उसमें नाम से जैसा लग रहा है कि इसमें हैमरेजेस यानी कि रक्त की धारियाँ उसके शरीर पे दिखेंगे, उसके फिन्स पे, उसके टेल्स पे रक्त की लंबी लंबी धारियाँ दिखती हैं। अल्सरेशन हो जाता है और समय के साथ अगर ठीक से इलाज ना किया जाए तो सड़ जाते हैं और ऐसे में मछलियों का मृत्यु हो सकता है। तो इससे बचाने के लिए पानी का सफाई ज़रूरी है। उसमें एक्रिफ्लेविन का इस्तेमाल करते हैं। बीमार मछलियों को एंटीबायोटिक्स डॉक्टर की सलाह पे देना है आपको। अन्य बीमारियों में मुंह कवक प्रमुख बीमारी है। इसमें मछली के मुंह के आसपास और उसके पंख के ऊपर भी कपास के रुई की तरह सफ़ेद सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं। तो जब ये हो जाए तो उसे मछली में बहुत तेज़ी से मृत्यु होती है और उसको बचाने के लिए आपको फिर एंटीबायोटिक्स के ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे, जिसमें क्लोरोमाइसिन बहुत ही प्रमुख एंटीबायोटिक है। तपेदिक में मछली पीली पड़ जाती है, खाना पीना बिल्कुल बंद कर देती है, शरीर खोखला हो जाता है। तो अगर आप टीबी से बचाना चाहते हैं मछलियों को तो पानी में विटामिन B6 का मिश्रण करना होगा। साथ साथ आपको एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट भी देने होंगे। एक और बीमारी है जिसमें आप देखते हैं कि मछली का पेट बिल्कुल फूल जाता है, बड़ा हो जाता है पेट, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप्सी। तो इसके वजह बहुत सारे हो सकते हैं, खासकर उसका जो किडनी है, किडनी के प्रॉब्लम से भी ड्रॉप्सी होता है। तो मछली बिल्कुल फूल जाती है, उनका खाना पीना बंद हो जाता है, तैरना मुश्किल हो जाता है और मछलियाँ मर जाती हैं। तो उचित वजह को पता लगाकर ड्रॉप्सी का ट्रीटमेंट करें। इसके अलावा विब्रियोसिस है, मछलियों में विब्रियोसिस बीमारी है। इसमें खाना कम हो जाना, सांस तेज़ी से लेता है, गिल्स बहुत तेज़ चलते हैं उनके और मल द्वार में मल लगे हुए मिलेंगे और महामारी की तरह फैलता है ये, बहुत सारे मछलियाँ मर जाती हैं। तो अगर आपके पॉन्ड्स में मछलियों को विब्रियोसिस बीमारी हो रहा है तो तुरंत पहचान कर एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट ज़रूरी है। इसके अलावा जो फंगल डिजीज है जिसको हम लोग कवक बीमारियाँ कहते हैं, उसमें सैप्रोलेजिना और एक्टायोस्पोरिडियम 2 प्रमुख बीमारियाँ हैं। इनका पहचान करने के बाद हम लोग उसको ट्रीटमेंट के लिए फॉर्मलिन या मेलाचाइट ग्रीन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो कुछ परजीवी बीमारी हैं जो जैसे जू हो गया, कृमि हो गया, निमेटोड्स हो गए, ये क्या उनके वृद्धि की क्षमता को बहुत कम कर देते हैं और सही समय पर अगर उनको पहचान के इलाज नहीं किया जाए तो मछलियों में मृत्यु भी हो सकती है। तो हम लोग इसको ट्रीटमेंट करने के लिए पोटासियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करते हैं और फॉर्मलिन का इस्तेमाल करते हैं। तो उनका उचित पहचान कर एक योग्य पशु चिकित्सक से उनकी दिखलाने के बाद उनका अगर इलाज किया जाए तो इस तरह से बीमारियां मछली में ठीक हो सकते हैं और आपका व्यवसाय फल फूल सकता है। आगे और भी हैं बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगले कुछ दिनों में कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना है।
किसान भाई पिछले कुछ दिनों में हुए वर्षा के जल को मिट्टी में संरक्षित रखने के लिए अपने खेतों में निकाई गुड़ाई करें। मूंग एवं उड़द की फसल की कटाई के बाद खाली हुए खेतों में इस समय किसान भाई तोरिया की बुआई करें। तोरिया की अनुशंसित किस्म T9 BR23 अथवा PT 303 को ही लगाएं। 1 एकड़ में बुआई के लिए 2 से 2.5 किलोग्राम बीज तथा 44 किलोग्राम यूरिया, 66 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं 16 किलोग्राम म्यूरिएट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होती है तथा बीज को 30 सेंटीमीटर कतार से कतार तथा 10 सेंटीमीटर पौधा से पौधा की दूरी पर बोएं। वर्षा की संभावना को देखते हुए मूंग एवं उड़द की फसल की कटाई का कार्य अगले कुछ दिनों तक स्थगित रखें। देर से बोए गए इन फसलों में कहीं कहीं भुआ पिल्लू का आक्रमण हो रहा है। इसके रोकथाम के लिए क्विनाल्फास दवा का छिड़काव 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से साफ मौसम देखते हुए करें। ऊपरी जमीन में अधिकांश धान की फसल प्रजनन अवस्था में है। वर्षा के जल को खेत में रोके रखने के लिए मेड़ को सुदृढ़ कर लें। कुछ क्षेत्रों में फसल में तना छेदक या पत्तियां खाने वाले कीड़े जैसे बाकी कीट, पत्र लपेटक इत्यादि का आक्रमण हो रहा है। इसके रोकथाम के लिए दानेदार कीटनाशी जैसे कार्बोफ्यूरॉन 3G 12 किलोग्राम प्रति एकड़ अथवा फोरेट 10G 4 किलोग्राम प्रति एकड़ का भुरकाव करें। इन दवा के भुरकाव के समय खेत में कम से कम 2 सेंटीमीटर पानी स्थिर होना चाहिए। अगर फसल में फल, भुट्टा, भेदक कीट का आक्रमण हो रहा हो तो नीम से बना कीटनाशी दवा का छिड़काव 2 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से पौधे के ऊपरी भाग में जहां भुट्टा लग रहा हो करें। साथ ही साथ खेतों में खंभों के सहारे चमकीले तारों को बांध दें। इस तार को देखकर चिड़िया अथवा पक्षी दूर भागता है। जिन किसान भाई के पास सिंचाई की सुविधा है और अगर अगाध आलू एवं मटर की खेती करना चाहते हैं, वे खेत की तैयारी करें एवं इसकी बुआई का कार्य आरंभ करें। आलू की अनुशंसित किस्म कुफरी अशोका, कुफरी पुखराज, कुफरी पुष्कर, कुफरी लालिमा एवं कुफरी कंचन में से किसी एक किस्म का चुनाव करें तथा कतारों के बीच की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर तथा कंद से कंद की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। जो किसान भाई मटर की अगाध खेती करना चाहते हैं, वे इसकी अनुशंसित किस्म आर्केन, काशी नंदिनी, PE6, बिरसा मटर की बुआई अनुकूल मौसम होने पर 25 सेंटीमीटर कतार से कतार तथा 15 सेंटीमीटर पौधा से पौधा की दूरी पर करें। 1 एकड़ में खेती के लिए 30 से 35 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है तथा बीज को बोने से पहले राइजोबियम कल्चर से अवश्य उपचारित करें। जो किसान भाई जाड़े की विभिन्न सब्जियों जैसे फूल गोभी, बंधा गोभी, मिर्च, टमाटर इत्यादि की खेती करना चाहते हैं, वे बिचड़ा तैयार करने के लिए बीज स्थली में बीज बोए। मवेशियों के हरा चारा के लिए इस समय किसान भाई मकई, अफ्रीकन टॉल या J1006, लोबिया, UPC 4200, मोठ विधान 1, बरसीम, बरदान इत्यादि में से किसी एक की बुआई करें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला कटिहार के कृषक राम कुमार यादव ने। यह ढींगरी मशरूम की उत्पादन तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राम कुमार यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। यह मशरूम एक फसल लगाएं, इसके बाद में ओयस्टर की कोई भी प्रजाति, चाहे वो गुलाबी हो या सेजर काजू हो या फ्लोरिडा, उसका भी सही समय आ गया है। क्योंकि तापक्रम 30 के नीचे मिनिमम आ चुका है। आने वाले अभी क्रॉप जो लगेगी, ग्रोथ उसकी बढ़िया हो जाएगी और सितंबर में ऑलमोस्ट जो है तापक्रम ओयस्टर मशरूम के लिए काफी सुटेबल होता है। किसान भाइयों, ऑयस्टर मशरूम को उगाने के लिए एक खास वातावरण की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम कच्ची झोपड़ी, घास फूस का घर अथवा पक्के कमरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मशरूम को उगाने के लिए कुछ माध्यम और बीज की जरूरत होती है, जिसे हम स्पॉन कहते हैं।
इसके अलावा किसान भाइयों 100 किलोग्राम भूसे को एक टंकी पानी भरकर उसमें डाल दें और उसमें 750 मिलीलीटर फार्मेल्डिहाइड और कार्बेंडाजिम दवा को डालकर टंकी को अच्छी तरह से पॉलीथीन अथवा ढक्कन से बंद कर दें और लगभग 12 से 14 घंटों के बाद इस भूसे को निकालकर साफ फर्श या पॉलीथीन पर फैला दें। जैसा आप लोगों को पता है कि भूसा पुआल को दूधिया ओयस्टर मशरूम उपजाने के लिए आपको उसको गर्म पानी में उबाल लेना है भाप निकलने तक। इसके बाद नमी को सुखा करके छाया में उसमें 1 किलो बीज 10 किलो भूसा के लिए पर्याप्त होता है। ये सब मिला करके आप पन्नी में रख दें। ओयस्टर की फसल शॉर्ट ड्यूरेशन है। बिहार की कंडीशन में अगर आप इसे समय से शुरू करते हैं तो 7 से 8 फसल ओयस्टर की आप प्राप्त कर सकते हैं। जब सफेद कवक जाल भूसे के चारों ओर फैलने लगता है तब पॉलीथीन को निकाल दें और इसके बाद मशरूम कक्ष में 22 से 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम को बनाए रखें। इसके लिए हल्की मात्रा में पानी का छिड़काव करें तथा नमी और आर्द्रता की कमी होने पर इस छिड़काव को दोहराते रहें। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। आम के बागों में लगने वाले हानिकारक कीटों की रोकथाम, फूल गोभी की भरपूर पैदावार देने वाली किस्में और बिचड़ा तैयार करने की तकनीक। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।